waiting for some resources that are acquired by another waiting process. प्रोसेस को कुछ ऐसे रिसोर्सेज चाहिए जिनके लिए वो वेट कर रहा है, जो कि इन टर्न एक और वेटिंग प्रोसेस ने एक्वायर किए हुए हैं। इसको बहुत ही जेनेरिक टर्म्स में, लेमैन की टर्म में ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो दो प्रोसेसेस थी, एक के पास प्रिंटर था और एक के पास स्कैनर था, ठीक है। दोनों प्रोसेसेस को प्रिंटर और स्कैनर चाहिए। जैसे ही दोनों प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, एक प्रोसेस ने प्रिंटर को एक्वायर कर लिया, दूसरी प्रोसेस ने स्कैनर को एक्वायर कर लिया। जिस प्रोसेस ने स्कैनर को एक्वायर किया है वो प्रिंटर के लिए वेट कर रही है, और जिस प्रोसेस ने प्रिंटर एक्वायर किया है वो स्कैनर के लिए वेट कर रही है। दैट मीन्स हर प्रोसेस ने एक रिसोर्स या कुछ रिसोर्स को एक्वायर कर लिया है, और बाकी कुछ वो ऐसे रिसोर्सेज का वेट कर रही है जो कि इन टर्न एक वेटिंग प्रोसेस ने एक्वायर किए हुए हैं। दैट मीन्स जो प्रिंटर, जिसके पास प्रिंटर मिला हुआ है वो स्कैनर का वेट कर रहा है कि स्कैनर मिल जाए तो मेरा काम खत्म हो। जिस प्रोसेस ने स्कैनर लिया हुआ है वो प्रिंटर वाले प्रोसेस का वेट कर रहा है कि मुझे प्रिंटर मिल जाए तो मेरा काम खत्म हो जाए। Both the processes are not progressing and both the processes are facing indefinite postponement, and this is a situation known as deadlock. This is a situation known as deadlock. यहाँ से देखना शुरू करते हैं। In a multi-programming environment, why I'm saying multi-programming environment? क्योंकि अगर एक ही प्रोसेस होगी और सारे रिसोर्सेज उसी को मिले होंगे तो डेडलॉक होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। मैं बात करती हूँ मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की, जहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। इसी वजह से डेडलॉक होने के चांसेस होते हैं। कुछ प्रोसेस को कुछ रिसोर्स चाहिए, कुछ का वो वेट कर रहा है, तो जब वो कुछ का वेट कर रहा है तो वो रिसोर्सेज ऐसे प्रोसेस के पास हैं जो कि इन टर्न एक वेटिंग प्रोसेस है। इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट सेवरल प्रोसेसेस में compete for finite number of resources. In the computer system we have finite number of resources. Infinite resources नहीं है। अगर infinite resources होते तो कभी भी डेडलॉक की प्रॉब्लम ही ना होती। प्रॉब्लम ही तभी है जब मेरे पास फाइनाइट नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं। A process requests resource if the resources are not available at the time the process enters its waiting state. एक प्रोसेस जिसको वो रिसोर्स चाहिए तो वो सबसे पहले वो उस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगी। अगर वो रिसोर्स अनअवेलेबल होता है तो वो उस पर्टिकुलर रिसोर्स की वेटिंग लिस्ट में चली जाएगी। आई रिमेम्बर हमने हर डिवाइस की वेटिंग क्यू की बात की थी चैप्टर नंबर 3 में। जब हमने रेडी क्यू की बात की थी तो आई रिमेम्बर हमने हर डिवाइस की एक वेटिंग क्यू की बात की थी कि अगर एक प्रोसेस जिसको एक लेट्स से डिस्क चाहिए तो वो डिस्क की क्यू में लग जाएगी। दूसरी प्रोसेस फिर आती है जिसको अगर डिस्क से रीड राइट करना है तो वो उसी डिस्क की वेटिंग क्यू में लग जाएगी। याद आ गया होगा आपको भी। तो अगर प्रोसेस को वो रिसोर्स इमीडिएटली मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इनकेस अगर रिसोर्स अनअवेलेबल होता है देन द प्रोसेस एंटर्स द वेटिंग स्टेट। A deadlock is a situation in which a waiting process is never able to change its state because the resources it has requested are held by another waiting process, and this situation is known as deadlock. This situation is known as deadlock. समझ आ गया? कोई बच्चा जिसको डेडलॉक को एटलीस्ट सिर्फ समझने में डाउट हो रहा हो कि डेडलॉक क्या है। डेडलॉक इज अ सिचुएशन कि कोई भी प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है क्योंकि कुछ ऐसे रिसोर्सेज का वो प्रोसेस वेट कर रही है जो कि एक और वेटिंग प्रोसेस ने एक्वायर किए हुए एंड सो ऑन। ओके, जब भी कोई प्रोसेस सिस्टम में आती है तो उसको कुछ सेट ऑफ रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, ठीक है। Whenever a process enters the system, it needs some competing resources. Resources can be your CPU cycle, memory space, IO devices, printer, DVDs, ये सब भी हो सकते हैं। और हर resources के कुछ instances होते हैं। It can be identical instances और it can be non-identical instances. मतलब कि अगर दो प्रिंटर बिल्कुल सेम है तो मेरा प्रिंट आउट किसी भी प्रिंटर से आ सकता है। इट मीन्स वो आइडेंटिकल इंस्टेंसेस थे। बट अगर एक ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है और एक कलर प्रिंटर है तो मैं क्या बोलूँगी, आई वॉन्ट द प्रिंट आउट फ्रॉम द कलर्ड प्रिंटर। मैं प्रिंटर को सिलेक्ट करूँगी एंड आई वॉन्ट कि मेरी प्रोसेस को वही वाला एक रिसोर्स मिले, नॉट द ऑल्टरनेटिव रिसोर्स। सो अगर रिसोर्सेज के इंस्टेंसेस आइडेंटिकल हैं
तो कोई भी रिसोर्स जो है वो प्रोसेस को एलोकेट किया जा सकता है। अगर वो आइडेंटिकल नहीं है देन इंटरनली दे आर ट्रीटेड एज सेपरेट रिसोर्स इंस्टेंसेस, सेपरेट इंस्टेंसेस। ठीक है, सो फॉर ईच प्रोसेस the cycle is basically like this. A process first of all request a particular resource. If the resource is available तो वो फटाफट से उसको मिल जाता है, और अगर वो रिसोर्स नहीं अवेलेबल होता तो वो प्रोसेस वेट करती है। बट इन केस अगर रिसोर्स को वेट करने के बाद भी अगर वो रिसोर्स मिल जाता है देन द प्रोसेस विल यूज द रिसोर्स। रिसोर्स कैन बी अ प्रिंटर, इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी आपका रिसोर्स जो है तो प्रोसेस जो है विल यूज द रिसोर्स एंड वंस द रिसोर्स इज फ्री प्रोसेस विल रिलीज द रिसोर्स। सो सबसे पहले रिक्वेस्ट करता है, फिर प्रोसेस उस रिसोर्स को यूज करता है एंड वंस द वर्क इज डन उस रिसोर्स को रिलीज कर देता है। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी ऐसी सिस्टम कॉल्स होती हैं जो रिक्वेस्ट, यूज और रिलीज के लिए होती हैं। रिक्वेस्ट हो गया, रिलीज हो गया, रिक्वेस्ट डिवाइस, रिलीज डिवाइस। ओपन कोई एक पर्टिकुलर फाइल करनी है, क्लोज एक पर्टिकुलर फाइल करनी है, एलोकेट करनी है मेमोरी या फ्री करनी है मेमोरी। तो ये वो सारी रिसोर्स, ये सारी रिक्वेस्ट हैं जिसके अंदर हम पहले रिक्वेस्ट कर रहे हैं और बाद में हम रिलीज कर रहे हैं। रिक्वेस्ट वाली कौन सी है? रिक्वेस्ट, ओपन और एलोकेट। और फ्री वाली कौन सी है? रिलीज, क्लोज एंड फ्री। ये वाली जो सिस्टम कॉल्स हैं ये बता रही हैं कि यूजेज के बाद, इनफैक्ट आपने भी देखा होगा फाइल्स को आप यूज करते हो, ओपन कर लेते हो और जैसे ही आपका फाइल का काम खत्म हो जाता है आप इमीडिएटली उन फाइल को क्लोज कर देते हो। क्लोज एफडी। क्लोज एफडी से क्या होता है कि जैसे आपने जो कोई फाइल खोली हुई थी उसको आपने क्लोज कर दिया ताकि वो किसी और अगर प्रोसेस को मिलनी है तो वो उस प्रोसेस को अवेलेबल हो जाए वो पर्टिकुलर फाइल। देन now the resources can be a physical resource or it can be a logical resource. Physical resources means tangible resources, printer, tape drive, CPU, memory, ये सारे हमारे physical resources हैं। It can be software resources also. It can be a semaphore, it can be a mutex lock, it can be a file, it can be a shared memory data structure, it can be shared memory, it can be any shared memory variable also. That means कोई भी ऐसी चीज जो कि एक से ज्यादा प्रोसेस को चाहिए वो आपका एक रिसोर्स कहलाएगा। इट कैन बी हार्डवेयर रिसोर्सेज, इट कैन बी सॉफ्टवेयर और द लॉजिकल रिसोर्सेज ऑल्सो। ओके, यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है कि एक सिस्टम है जिसके अंदर आपको 3 CD ड्राइव्स अवेलेबल हैं और उन 3 CD ड्राइव्स को लेट्स से 3 प्रोसेसेस ने एक्वायर किया हुआ है। अगर एक नई प्रोसेस और आती है जिसको CD ड्राइव चाहिए सो वो प्रोसेस वेट करेगी जब तक वो 3 प्रोसेसेस में से कोई एक प्रोसेस एक CD ड्राइव के इंस्टेंस को रिलीज नहीं कर देती। मान लीजिए इफ फॉर सम रीजन वो तीनों प्रोसेसेस जो है वो डेडलॉक में पहुंच जाती है तो ये जो 4th प्रोसेस है ये भी डेडलॉक हो जाएगी क्योंकि इसको एक CD ड्राइव का इंस्टेंस चाहिए जो कि इसको मिल देगा। वो क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वो तीनों CD इंस्टेंसेस के रिसोर्स किसी और प्रोसेस ने एक्वायर किए हुए हैं और वो वेटिंग स्टेट में चल रही है। ठीक है, सो इन अ डेडलॉक process never finish executing and the system resources are tied up preventing other jobs for starting. Read the last line. इस लाइन को पढ़ो और अगर नहीं क्लियर होता तो मुझसे पूछो। दैट मीन्स आपके सिस्टम की थ्रूपुट जो है वो प्लंज हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। रिसोर्सेज जो हैं वो आपके अवेलेबल भी होते हैं बट प्रोसेसेस आपकी डेडलॉक में पड़ी होती हैं तो इसी वजह से किसी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा होता। तो इसकी वजह से और प्रोसेसेस भी सिस्टम में एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही होती। देन सो देयर आर 4 बेसिक कंडीशंस फॉर द डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन। डेडलॉक होना चाहिए, डेडलॉक अगर है तो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। डेडलॉक के होने के लिए ये चारों कंडीशंस होनी चाहिए तब मैं बोल सकती हूँ कि हाँ सिस्टम में डेडलॉक हो सकता है। फर्स्ट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन्स कि एट अ टाइम पे एक प्रोसेस एक ही रिसोर्स को एक्सेस कर पाए। दैट मीन्स मैं अगर ये अपने सिस्टम में चाहती हूँ विच इज़ अ डिजायरेबल सिचुएशन की रिसोर्सेज जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वे में एक्सेस किए जाने चाहिए। अगर मैं इस कंडीशन को फोरगो कर दूँ तो बहुत सारी प्रोसेसेस एक साथ बहुत सारे रिसोर्सेज को एक्सेस करने की कोशिश करेंगी। टेक एन एग्जाम्पल प्रिंटर का।
प्रिंट आउट जब आ रहा होगा, एक लाइन एक यूजर की आएगी, दूसरी लाइन दूसरे यूजर की आएगी, तीसरी लाइन तीसरे यूजर की आएगी। प्रिंट आउट पर ऐसे तो नहीं आता। मैंने अगर प्रिंट कमांड दी हुई है तो पहले मेरा पेज प्रिंट होता है, फिर तुम्हारा प्रोग्राम प्रिंट होगा, फिर किसी तीसरे का प्रोग्राम प्रिंट होगा। सो दैट मीन्स अगर मैं ये इंश्योर कर रही हूँ कि यस द रिसोर्सेज शुड बी एक्सेस्ड इन अ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर, देन आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आती तब है जब मैं इंश्योर करती हूँ कि बिकॉज सो एज टू मेंटेन द सिस्टम इंटेग्रिटी आपकी म्यूचुअल एक्सक्लूजन मेंटेन होना चाहिए। होल्ड एंड वेट, होल्ड एंड वेट क्या कहता है कि एक प्रोसेस ने कुछ रिसोर्सेज को एक्वायर किया हुआ है और कुछ रिसोर्सेज का वो वेट कर रहा है। होल्ड किया हुआ है कुछ रिसोर्सेज को और बाकी कुछ रिसोर्सेज का वो वेट कर रहा है। कुछ रिसोर्सेज एक्वायर किए हुए हैं और कुछ रिसोर्सेज का वो वेट कर रहा है। नॉन प्रीएम्पशन, नॉन प्रीएम्पशन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी प्रोसेस रिसोर्स को वॉलेंटरीली छोड़ेंगे, नॉट एट द रिक्वेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई प्रोसेस जो है वो रिसोर्स को नहीं छोड़ेगा। दैट मीन्स या तो उसका जब काम खत्म होगा वो तब छोड़ेगा, या जब उसको किसी और आईओ की जरूरत होगी या लेट्स से तभी वो रिलीज करके वेटिंग क्यू में जाएगा। बट अदरवाइज नॉन प्रीएम्पशन है, resources can be released only voluntarily by the process holding it after the process has completed. सर्कुलर वेट जो है वो हमारा होल्ड एंड वेट की तरह से ही होता है। सर्कुलर वेट के अंदर क्या है कि P0 is waiting for a resource which is acquired by P1, P1 is waiting for a resource which is acquired by P2, P2 is waiting for a resource which is acquired by Pn, and Pn is waiting for a resource acquired by P0. So this is a kind of circular wait. Circular wait जो है वो hold and wait की तरह से ही है। That means there exists a set of processes जो कि आपके circular wait में available हैं। एक प्रोसेस को वो रिसोर्स चाहिए जो कि किसी और प्रोसेस ने एक्वायर किया हुआ है। अगर ये चारों कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं तो मैं बोल सकती हूँ कि यस द प्रोसेसेस आर देयर इन द डेडलॉक, राइट। तो डेडलॉक को दिखाने के लिए या एक इन जनरल अगर आपके सिस्टम में प्रोसेसेस और रिसोर्सेज का क्या स्टेट चल रहा है उसको दिखाने के लिए हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ्स बनाते हैं। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, उस रिसोर्स एलोकेशन में मैं दिखा देती हूँ कैसे होते हैं। ऐसे होते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, जिसके अंदर रिसोर्सेज को रेक्टेंगल्स में दिखाया जाता है, प्रोसेसेस को सर्कल में दिखाया जाता है। ध्यान से देख लो, रिसोर्सेज को रेक्टेंगल में दिखाया जाता है, प्रोसेसेस को सर्कल में दिखाया जाता है। और एक रेक्टेंगल के अंदर अगर जितने डॉट्स होते हैं तो दैट मीन्स उस पर्टिकुलर रिसोर्स के उतने इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं। R4 के 3 इंस्टेंसेस हैं, R2 के 2 इंस्टेंसेस हैं, R1 और R3 का एक इंस्टेंस है। So, a resource allocation graph is a directed graph which has P and R. P जो है ये आपकी क्या कहलाते हैं? P जो है ये आपकी, मैंने अभी आपको बताया था, these are the set of processes in the system. R is the set consisting of all the resource types in the system. और दो तरह की एजेस होंगी आपकी इस पर्टिकुलर डायग्राम में। दो तरह की एजेस हैं, आप ध्यान से देखो। द फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर रिसोर्स एज एंड द सेकंड इज गोइंग टू बी, द फर्स्ट इज गोइंग टू बी द रिक्वेस्ट एज एंड द सेकंड इज गोइंग टू बी द असाइनमेंट एज। अगर एक रिसोर्स किसी प्रोसेस को मिला हुआ है तो वो कहलाती है असाइनमेंट एज, और अगर एक प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रही है रिसोर्स को तो वो कहलाती है रिक्वेस्ट एज। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल से हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो, प्रोसेसेस सर्कल में दिखाई होती हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो आपके रेक्टेंगल्स या स्क्वायर्स में दिखाए होते हैं। जितने उसके अंदर बॉक्सेस या सर्कल बने होंगे दैट मीन्स उतने उसके अंदर इंस्टेंसेस और हैं। ये एज कहाँ से जा रही है? एक प्रोसेस से एक रिसोर्स के लिए जा रही है। सो दिस इज अ रिक्वेस्ट एज, दिस इज अ रिक्वेस्ट एज। प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ जा रही है तो इट इज अ रिक्वेस्ट एज, सेइंग कि एक प्रोसेस को ये पर्टिकुलर रिसोर्स चाहिए। और अगर किसी रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ आ रही है तो दिस इज एन असाइनमेंट एज की। और आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंस को मार्क किया हुआ है, सारे के सारे रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस जो है वो एक प्रोसेस को मिल रहा है। तो इंस्टेंस 1 जो है दैट इज बीइंग असाइन्ड टू प्रोसेस आई। अब इस डायग्राम में मुझे देख देख के बताओ कौन सी असाइनमेंट एज है और कौन सी रिक्वेस्ट एज है।
मैम P1 to R1 मैम रिक्वेस्ट P1 असाइनमेंट एज है एंड मैम P1 रिक्वेस्ट एज है एंड P2 बेटा P1 तो प्रोसेस है, P1 P2 को थोड़ी बोलोगे, आप ऐसे बोलोगे R2 to P1 या P1 to R1 ऐसे बताओगे। मैम जो P1 to R1 है P1 to R1 is request R2 edge वन एट अ टाइम प्लीज, वन एट अ टाइम। लिसन, मुझे कोरस समझ में नहीं आता, मैं एक ही बच्चे की बात सुन सकती हूँ, प्लीज वन एट अ टाइम। बताइए कोई भी एक बच्चा, प्लीज वॉलंटियर योरसेल्फ, जो बिल्कुल एक ही बच्चा शांति से बताएगा। मैम नेहल नेहल बताइए। मैम P1 to R1 it is a request edge Right. and R1 to P2 is a assignment edge. Right, because that P2 particular to it shows that particular resource has been assigned. नेहल मैं तुम्हारे 2 मिनट ले रही हूँ, पर मुझे 2 चीज छोटी छोटी यहाँ पे बतानी है। तुम ध्यान दो, अगर वो असाइनमेंट एज था तो इंस्टेंस यानी कि बॉक्स के अंदर से वो एरो गया हुआ है और वो पर्टिकुलर प्रोसेस को चिपक रहा है, बट जबकि अगर वो एक रिक्वेस्ट एज है तो वो बॉक्स की बाउंड्री पे है। दो चीजें ध्यान से देखने वाली बात है। अगर ये असाइनमेंट एज है तो कौन सा इंस्टेंस असाइंड है, इंस्टेंस से लेके प्रोसेस तक की आपकी एज गई होगी, बट अगर ये रिक्वेस्ट एज है तो सिर्फ रेक्टेंगल के बॉक्स की बाउंड्री तक वो रिक्वेस्ट गई होगी, एज गई होगी। ठीक है, समझ आ गया ये डिफरेंस? यस मैम। ठीक है, अब बताना शुरू करो। मैम पल्लवी, कैन आई कंटिन्यू नाउ? लेट नेहल से। Okay ma'am. Ma'am P2 to R3 is request edge and R3 to P3 is assignment edge. Is this an assignment edge? Similarly, I can say that there are 3 instances of resource 4, but none of them is being allocated to any other process. There are 2 instances of resource 2. Both the resources are allocated to process P1 and P2. Is it okay? So, आपको क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन क्या होगा, आपको इसी तरह से दिए होंगे कि प्रोसेसेस कितनी है, रिसोर्सेज कितनी है और रिसोर्स के इंस्टेंसेस कितने हैं। और जैसे जैसे अभी हमने बोला है ना, P1 इज एलोकेटेड टू दिस, P2 इज रिक्वेस्टिंग फॉर दिस, P3 इज एलोकेटेड टू दिस, P4 इज रिक्वेस्टिंग फॉर दिस। आपको ये सारी कहानी ना वर्ड्स की फॉर्म में लिखी होगी और आपको बोला होगा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनाने के लिए। आई होप ये बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, Yes ma'am. ओके। सो हमको क्या करना है, दोबारा से देखो, अगर डेडलॉक पता लगाना है कि सिस्टम में है या नहीं है, सो फॉर दैट वी ट्राई टू फाइंड आउट अ साइकिल in the resource allocation graph. What we try to do is we try to find out a cycle in the resource allocation graph. यहाँ पे एक साइकिल बन रहा है, P1 से शुरू कर रही हूँ, P1 से R1 से P2, ध्यान से देखते जाना, P1 से दोबारा शुरू कर रही हूँ, P1 से R1 से P2 से R3 से P3 से R2 से P1। बन रहा है साइकिल। सिमिलरली P2 से भी एक साइकिल बन रहा है, सिमिलरली P2 से भी एक साइकिल बन रहा है, P2 टू R3 से P3 से R2 से P2 बन रहे हैं ना। 2 साइकिल्स तुम्हें दिख रहे होंगे, एक P1 से साइकिल बन रहा है, एक P2 से साइकिल बन रहा है। So the presence of a cycle is not, इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनना, हमारा आगे आने वाले 15-20 मिनट का डिस्कशन इसी लाइन के अराउंड घूमेगा। The presence of a cycle is the necessary but not the sufficient condition for deadlock. The presence of the cycle is the necessary but not the sufficient condition for deadlock. Meaning, अगर साइकिल है तो डेडलॉक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट अगर डेडलॉक है तो साइकिल होगा ही होगा। अगर डेडलॉक है तो साइकिल होगा ही होगा, और अगर सिर्फ साइकिल है तो डेडलॉक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इस एग्जाम्पल को अगर 1 मिनट ध्यान से देखो आप, तो क्या हो रहा है कि R2 के दोनों इंस्टेंसेस P1 और P2 को मिले हुए हैं। P3 प्रोसेस को एक इंस्टेंस चाहिए जो कि R3 से उसको मिला हुआ है, और एक इंस्टेंस उसको R2 का चाहिए, और R2 के दोनों इंस्टेंस P1 और P2 को मिले हुए हैं, और P1 जो है वो R1 का वेट कर रहा है, और P2 जो है
वो R3 का वेट कर रहा है जो कि P3 के पास है. सो द सिचुएशन इज लाइक कि किसी प्रोसेस के पास एक ऐसा रिसोर्स है जो कि एक और वेटिंग प्रोसेस ने एक्वायर किया हुआ है. सो दिस इज अ सिचुएशन वेयर द प्रोसेसेस आर देयर इन अ डेडलॉक. दिस इज अ सिचुएशन वेयर द प्रोसेसेस आर देयर इन अ डेडलॉक. इस एग्जाम्पल को देखते हैं. इस एग्जाम्पल के अंदर क्या हो रहा है? साइकिल आप मुझे बताएंगे कहाँ पे साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है? एनीवन हु कैन टेल मी द साइकिल. मैम P1 से P3, P3 से R2. P1 से मैम R2 to P1. P1 to R1, R1 to टू R1. बेटा रिसोर्स को गर्ल्स, रिसोर्स को बीच में रखोगे. P1 टू R1, R1 से R1 to P3, P3, P3 to R2, and R2 R2 to P1. R2 to तो P1. एक साइड P1. R2 टू P1. ये ध्यान रखना, जहां से शुरू कर रहे हो वहीं पे खत्म करना है. मैंने P1 से शुरू किया तो साइकिल मैंने ये बनाया है P1 टू R1, R1 टू P3, P3 टू R2 और R2 से P1. तो जहां से मैंने शुरू किया मैं वहीं पे पहुंच गई हूँ, तभी मेरा साइकिल बन रहा है. सो अब इस डायग्राम को देखो, साइकिल एग्जिस्ट करता है, बट साइकिल एग्जिस्ट करने के में देखना है कि क्या किसी भी तरह से साइकिल ये ब्रेक हो सकता है आगे आने वाले टाइम में. अब आप ध्यान से देखो, R2 के दो इंस्टेंसेस हैं. उनमें से एक इंस्टेंस जो है वो P1 को मिला हुआ है. प्लीज सी टू इट केयरफुली कि जो इंस्टेंस मिला हुआ है उसका एरो अंदर तक टच कर रहा है, अंदर तक आ रहा है. टच ना भी करे बट उस इंस्टेंस तक आ रहा है. सिमिलरली P4 को एक और इंस्टेंस मिला हुआ है R2 का. P2 किसी और रिसोर्स का वेट नहीं कर रहा. P2 किसी और रिसोर्स का वेट नहीं कर रहा, इसीलिए इवेंचुअली R2 का काम खत्म हो जाएगा. जैसे ही R2 का काम खत्म होगा तो P3 टू R2 जो भी रिक्वेस्ट एज है, इट विल बी कन्वर्टेड टू एन असाइनमेंट एज फ्रॉम R2 टू P3. सिमिलरली आपका जो P2 है उसको सिर्फ एक ही रिसोर्स चाहिए था R1. जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो उसकी ये जो R1 से P2 वाली जो रिक्वेस्ट है ये खत्म हो जाएगी, और आपका जो प्रोसेस P1 है जो कि R1 के लिए एक रिक्वेस्ट कर रहा है, उसकी एज जो है ये भी असाइनमेंट एज बन जाएगी फ्रॉम R1 टू P1. तो जब कुछ रिक्वेस्ट एजेस असाइनमेंट एजेस में कन्वर्ट हो जाती हैं तो एज अ रिजल्ट साइकिल ब्रेक हो जाता है. और जब साइकिल ब्रेक हो सकता है इन फ्यूचर, तो मैं ये बोलती हूँ कि हाँ, डेडलॉक प्रोसेसेस डेडलॉक में नहीं है. सो अगर साइकिल है तो इस एग्जाम्पल में साइकिल था, बट डेडलॉक हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था. और अभी हमने देखा इस एग्जाम्पल में डेडलॉक एग्जिस्ट नहीं करता, बट इससे पहले वाले एग्जाम्पल में साइकिल एग्जिस्ट करता था और प्रोसेसेस जो हैं वो डेडलॉक में हैं. सो दैट इज द रीजन आई एम सेइंग दैट इफ द प्रोसेसेस आर देयर इन अ साइकिल, देयर मे बी अ डेडलॉक, देयर मे नॉट बी अ डेडलॉक. सो प्रेजेंस ऑफ अ साइकिल इज द नेसेसरी कंडीशन बट नॉट द सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ डेडलॉक. देखो, कुत्ते की दो आंखें हैं, ये नेसेसरी कंडीशन है, बट जिसकी भी दो आंखें हैं वो कुत्ता ही होगा ये जरूरी नहीं है. समझ आया? अगर एक डॉगी की दो आंखें हैं, ये मैं बोलती हूँ दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, ये नेसेसरी कंडीशन है, डॉगी की दो आंखें हैं. बट अगर दो आंखें हैं वो इंसान भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो डॉगी ही होगा. राइट? सो नेसेसरी कंडीशन है, साइकिल है तो वो नेसेसरी कंडीशन है, बट सफिशिएंट नहीं है कि अगर सिर्फ साइकिल होगा तो आपका सिस्टम डेडलॉक में होगा ही होगा. सिस्टम डेडलॉक में होगा ही होगा. इस एग्जाम्पल में मुझे देख के बताओ कि क्या साइकिल ब्रेक होने के चांसेस हैं? आई एम जस्ट गिविंग यू अ मिनट, प्लीज इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो और मुझे देख के बताओ क्या डेडलॉक होने के चांसेस हैं.
हाँ जी, देख लिया। यस मैम, मैम साइकिल ब्रेक हो सकता है किसी भी तरह? नो मैम। नहीं हो सकता। सो द प्रोसेसेस विल रिमेन देयर इन द डेडलॉक। सो इसी जो अभी हमने देखा है इसी को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। अगर साइकिल नहीं है तो डेडलॉक नहीं है, बट अगर साइकिल है तो ये डिपेंड करता है, डेडलॉक हो भी सकता है, डेडलॉक नहीं भी हो सकता। इफ ओनली वन इंस्टेंस पर रिसोर्स देन डेडलॉक। ये लाइन को ध्यान से देखो, अगर साइकिल है एंड इफ देयर इज ओनली वन रिसोर्स देन इट इज अ डेडलॉक, but if there are several instances per resource, then there it is a possibility of deadlock. It is not sure shot or deadlock. ठीक है, अब हमें देखना है कि हम डेडलॉक को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ हैंडलिंग द डेडलॉक। मेथड्स ऑफ हैंडलिंग द डेडलॉक। डेडलॉक को हैंडल करने के 3 तरीके होते हैं: डेडलॉक प्रिवेंशन, deadlock avoidance and deadlock detection and recovery. This prevention is the most pessimistic approach. पेस्टिमिस्टिक अप्रोच क्या होती है कि डेडलॉक को प्रिवेंट करना है, कैसे भी प्रिवेंट करना है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास ये 4 कंडीशंस होती थी: म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नॉन प्रीएम्पशन और सर्कुलर वेट। तो मुझे प्रिवेंशन के लिए इन चारों कंडीशंस में से किसी एक को खत्म करवाना है। मैं ये कहती हूँ डेडलॉक है तो दैट मीन्स ये 4 कंडीशंस है, बट अगर इन 4 कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी अगर नहीं रहेगी तो मेरा डेडलॉक जो है वो नहीं होगा। तो सबसे पहली कंडीशन जो है वो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। बट क्या मैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन को छोड़ सकती हूँ? म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज अ सिचुएशन दैट सेज दैट द रिसोर्सेज मस्ट बी एक्सेस्ड इन अ सिस्टम इन अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर. But this is a situation, this is a condition which I cannot leave, because if the resources are accessing, if the processes are accessing the resources in a non-mutual exclusive manner, in a shareable manner, then it will lead to whole system chaos and data inconsistencies. So I cannot leave away with the condition of mutual exclusion. होल्ड एंड वेट का क्या मतलब है कि कुछ प्रोसेस ने कुछ रिसोर्सेज को होल्ड किया हुआ है और कुछ को वो वेट कर रही है। इसको मैं कैसे ड्रॉप कर सकती हूँ? मान लो एक प्रोसेस जो है वो किसी रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करती है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अगर एक प्रोसेस किसी एक रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करती है और लेट्स से वो रिसोर्स उसको वेटिंग में मिलता है, तो उसने जो रिसोर्सेज एक्वायर किए होंगे वो प्रोसेस उन एक्वायर्ड रिसोर्सेज को भी छोड़ देगी। मान लो मैंने 2 रिसोर्स एक्वायर किए हुए हैं और तीसरा रिसोर्स मैं कोशिश कर रही हूँ मुझे मिल जाए, पर वो मुझे मिला नहीं, तो मैंने जो एक्वायर किए हुए मैं उनको भी छोड़ दूंगी, होल्ड करके नहीं रखूंगी। अगर मुझे नहीं मिल रहे तो हो सकता है किसी और प्रोसेस को अगर मिल सकते होंगे और उसका एग्जीक्यूशन होता होगा, तो लेट सम अदर प्रोसेस गेट एग्जीक्यूटेड। होल्ड एंड वेट सेज कि अगर मुझे रिसोर्स, किसी रिसोर्स के लिए मैंने होल्ड किया हुआ है और कुछ के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और अगर मुझे भी रिक्वेस्ट मेरी ग्रांट नहीं हो रही है, मुझे वो रिसोर्स नहीं मिल रहे, तो जो मैंने एक्वायर किए हैं मैं उन रिसोर्सेज को भी छोड़ दूंगी। सो दिस विल लीड टू नो स्टारवेशन सिचुएशन। स्टारवेशन नहीं होगा प्रोसेसेस का। नो प्रीएम्पशन का मतलब क्या हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी गिवन अनदर कंट्रोल, कि अगर कोई रिसोर्स बहुत देर के लिए किसी प्रोसेस ने एक्वायर करके रखा हुआ है और वो रिसोर्स फ्री नहीं हो रहा, रिसोर्स को वो प्रोसेस रिलीज ही नहीं कर रही है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैन टेक द कंट्रोल ऑफ दैट रिसोर्स एंड गिव इट टू सम अदर प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम इज गिवन द कंट्रोल कि वो प्रोसेस से वो पर्टिकुलर रिसोर्स को ले सकता है जो बहुत देर के लिए एक्वायर किया हुआ है, और किसी और वेटिंग प्रोसेस को वो रिसोर्स जो है वो दे सकता है। और सर्कुलर वेट भी इसी तरह से ये है कि अगर आपकी होल्ड एंड वेट का एक साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है, तो सारी की सारी वेटिंग रिक्वेस्ट जो थी या जो आपकी रिक्वेस्ट एजेस जो थी उन सबको ब्रेक कर दिया जाएगा, ताकि कुछ रिसोर्सेज एटलीस्ट सिस्टम में फ्री हो जाएं और उनका काम जो है वो शुरू हो जाए बाकी प्रोसेसेस का। सो बेसिकली जब मैं डेडलॉक प्रिवेंशन की बात करती हूँ तो प्रिवेंट करने की मैं बात कर रही हूँ कि डेडलॉक प्रिवेंट कैसे किया जाए। इन चारों कंडीशंस में से एटलीस्ट कोई एक कंडीशन जो है जिसको मैं छोड़ सकती हूँ उसको छोड़ दूंगी, ताकि डेडलॉक हो ही ना।
सेकेंड इज डेडलॉक अवॉइडेंस। ये वाला चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म हो गया है। डेडलॉक प्रिवेंशन और अवॉइडेंस की सिर्फ डेफिनेशंस हैं, मैं उतना ही आपको बता रही हूँ। चैप्टर 7 इज क्वाइट स्मॉल एनफ, तो हमारा आज की क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई विल टेक फ्यू एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल पार्ट आल्सो फॉर दिस चैप्टर। डेडलॉक अवॉइडेंस क्या है? डेडलॉक अवॉइडेंस होता है एक तरह से एक बैंकर्स एल्गोरिथम होती है। बैंकर्स एल्गोरिथम, जैसे बैंकर्स होते हैं ना, वो हर चीज की एक अकाउंटिंग बना के रखते हैं, कितने रिसोर्सेज थे, कितने रिसोर्सेज कितनी देर के लिए प्रोसेसेस को एलोकेट किए गए हैं, कितनी देर से वो प्रोसेसेस ने एक्वायर किए हुए हैं, और कितनी प्रोसेसेस जो हैं वो वेट कर रही हैं रिसोर्सेज की, वेटिंग प्रोसेसेस को कितनी देर के लिए रिसोर्सेज चाहिए। तो वो पूरा एक बैंकर एल्गोरिथम मेंटेन करके रखते हैं। हर एक एज जो कि रिक्वेस्ट एज से असाइनमेंट एज बनाई जा रही है, हर उस एज को देखा जाता है। अगर उससे कहीं भी सिस्टम में लूप बनना, देखो लूप कैसे बनेगा, अगर आपकी एक रिक्वेस्ट एज है, वो असाइनमेंट एज में अगर आप उसे कन्वर्ट कर दो और अपनी पूरी एल्गोरिथम को चला के देखो कि क्या आप साइकिल बन रहा है। अगर साइकिल बन रहा है तो आपको वो रिक्वेस्ट एज असाइनमेंट एज में कन्वर्ट करने नहीं दी जाएगी, और अगर रिक्वेस्ट एज असाइनमेंट एज में कन्वर्ट करने के बाद भी साइकिल नहीं बनता है, then the system is in safe state, तो आपको वो अलाउ कर दिया जाएगा। सो दैट मीन्स अवॉइडेंस के केस के अंदर स्पेशल एल्गोरिथम्स, बैंकर्स एल्गोरिथम्स वगैरह रन करके देखते हैं। बैंकर एल्गोरिथम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम सारी प्रोसेसेस, उनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, रिसोर्सेज, उनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, रिसोर्स कितने हैं, कितने इंस्टेंसेस हैं, कितनी देर के लिए यूज हो रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेंटेन करके देखता है। और हर आपकी जो एज होती है, जब वो रिक्वेस्ट एज असाइनमेंट एज में कन्वर्ट हो रही होती है, तो बैंकर एल्गोरिथम चला के देखते हैं कि चेक करते हैं कि सिस्टम में साइकिल तो नहीं बन रहा। अगर साइकिल बनने की पॉसिबिलिटी होती है तो वो आपका असाइनमेंट नहीं बनाया जाता, असाइन नहीं किया जाता वो रिसोर्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर डेडलॉक अवॉइडेंस। लास्ट आपका होता है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। हमने डेडलॉक प्रिवेंशन देख लिया, हमने डेडलॉक अवॉइडेंस देख लिया, एंड द थर्ड इज डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। ये आपकी मोस्ट पेसिमिस्टिक अप्रोच है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। डेडलॉक होगा ही नहीं, और अगर जब हो जाएगा तब की तब देख लेंगे। डेडलॉक होगा ही नहीं, और अगर डेडलॉक हो जाएगा तो उस टाइम देख लेंगे। सो डेडलॉक को डिटेक्ट करेंगे और डेडलॉक को रिकवर कर लेंगे। सो दैट मीन्स टाइम टू टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम साइकिल्स को टेस्ट करता रहता है थोड़ी थोड़ी देर में, कि साइकिल्स तो नहीं बन रही रिसोर्सेज के बीच में, प्रोसेसेस के बीच में। और अगर साइकिल बन जाता है, यानी कि डेडलॉक अगर हो रहा है, तो डेडलॉक से कैसे रिकवर करना है। एंड रिकवरी मीन्स कि एक विक्टिम प्रोसेस को देखा जाएगा जिसकी वजह से साइकिल बन रहे होंगे। एक ऐसी प्रोसेस जिसने अलग से बहुत सारे रिसोर्सेज लिए भी हुए हैं और बहुत सारे रिसोर्सेज के लिए वो वेट भी कर रही है, तो ऐसी एक विक्टिम प्रोसेस को ढूंढा जाएगा और उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, और उस प्रोसेस को जो भी रिसोर्सेज मिले हुए थे वो बाकी बची खुची प्रोसेसेस में बांट दिए जाएंगे, ताकि उनका एग्जीक्यूशन हो सके और बाकी के प्रोसेसेस जो हैं दे कैन मेक अ प्रोग्रेशन टुवर्ड्स द कंप्लीशन। क्लियर हो गया? तो डेडलॉक, पहले तो एज्यूम करो ऑपरेटिंग सिस्टम मानता है कि डेडलॉक होगा ही नहीं, होगा तो थोड़ी थोड़ी देर के अंदर साइकिल को चेक कर लेंगे। साइकिल को कैसे चेक करेंगे? एक ऐसी प्रोसेस को देखेंगे जिसकी वजह से साइकिल बन रहे हैं, और अगर ऐसी प्रोसेस मिल जाती है तो उसको टर्मिनेट कर देंगे और उसके बचे हुए रिसोर्सेज को बाकी प्रोसेसेस में बांट देंगे, ताकि उनका एग्जीक्यूशन हो सके, ताकि उनका प्रोग्रेशन हो सके। अब ऐसी प्रोसेस को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है जिसको कि टर्मिनेट करवाया जाए। सो मोस्टली ऐसी प्रोसेसेस ली जाती हैं जो कि जैसे मैंने अभी बताया, जिन्होंने बहुत सारे रिसोर्सेज एक्वायर किए हो, या फिर एक ऐसी प्रोसेस विच इज टुवर्ड्स द कंप्लीशन। मान लो 2-3 ऐसी प्रोसेसेस हैं जिन्होंने बहुत सारे रिसोर्सेज लिए हुए हैं, तो उनमें से ऐसी प्रोसेस को नहीं लिया जाता विच इज जस्ट टुवर्ड्स इट्स कंप्लीशन, क्योंकि अगर एक प्रोसेस टर्मिनेट होती है तो वो प्रोसेस रीस्टार्ट की जाएगी और उसको वो सारा का सारा काम दोबारा करना पड़ेगा, जो हो सकता है वो पार्शियली पहले ही कर चुकी थी। तो एक ऐसी प्रोसेस विच इज जस्ट टुवर्ड्स द कंप्लीशन, उसको एक विक्टिम प्रोसेस नहीं बनाया जाता और उसको टर्मिनेट नहीं किया जाता। ठीक है? So with this I am through with the chapter. Now let me take on 1 to 2 numericals which I can take just now.
ओके, ये आपको दो डायग्राम्स दिए हुए हैं, शायद ये दोनों तो बुक के ही हैं, मैम। है ना, और आपको बताना है कि किसमें डेडलॉक है किसमें नहीं है। सो बेटर लीव दिस क्वेश्चन, इन दोनों एग्जांपल्स को तो हम अभी देख के ही आए हैं, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। लेट्स टेक सम अदर एग्जांपल जो हमें मिलता है। इस पेपर में कोई नहीं था। सरप्राइजिंगली मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा इससे रिलेटेड, मतलब अदरवाइज हर क्वेश्चन पेपर में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आया होता है, न्यूमेरिकल से रिलेटेड या कुछ ना कुछ आया होता है इससे जरूर। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, आई एम नॉट एबल टू फाइंड एनी क्वेश्चन। नहीं दिख रहा। एक काम करते हैं, अभी मैं क्लास या तो यहीं पे स्टॉप करती हूँ, नेक्स्ट टाइम जब हम क्वेश्चन पेपर्स देंगे तो क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस देख लेंगे बेटा, ठीक है। इन द मीन टाइम यू प्लीज रिवाइज एवरीथिंग। मुझे अभी एक भी क्वेश्चन पेपर जो मेरे पास ऑलरेडी सेव्ड है उनमें मुझे नहीं दिख रहा बेटा। ओके चलो एक क्वेश्चन मिला थैंकफुली। ओके चलो बताना शुरू करो। कंसीडर द गिवन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ डेडलॉक इन इट, जस्टिफाई योर आंसर। देखो ध्यान से और बताओ मुझे। P4 को सिर्फ दो असाइनमेंट एजेस हैं, रिक्वेस्ट एजेस नहीं है, दोनों की दोनों असाइनमेंट एजेस हैं। तो आपका P4 का जब काम खत्म हो जाएगा तो रिसोर्सेज आपके फ्री हो जाएंगे। गलत बात है कि रिसोर्सेज का ना नाम नहीं दिया हुआ, तो मुझे चलो मैं बताना शुरू करती हूँ। टेक इट लाइक एज R1, R2, R3, R4 एंड R5। तो मेरे हिसाब से जब P4 का काम खत्म हो जाएगा R2 का और R5 का, तो R2 फ्री हो जाएगा। R2 फ्री हो जाएगा तो आपका ये वाली जो एज है ये कौन सी एज बन जाएगी? असाइनमेंट एज बन जाएगी। असाइनमेंट एज बन के भी P3 का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा क्योंकि
इसको एक और रिसोर्स चाहिए, P2 चाहिए, R1 चाहिए, आई एम सो सॉरी, R1 चाहिए, राइट? Ma'am, in this there is no cycle. अच्छा, साइकिल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा क्या यहाँ पे? No, ma'am, there is Yes, no ma'am, we can't cycle find any existing. cycle. क्यों? P3 से R1 से P1 से ये साइकिल बंद हो रहा है बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? नहीं दिख रहा? Yes, ma'am. Yes, ma'am, yes, ma'am. फिर बोलो। Ma'am, here P2 has no request edge, so P3 will also execute. हम similarly P2 का भी यही है कि it has only Yes, ma'am. असाइनमेंट एजेस, सो इट मींस P2 जो है उसका भी एग्जीक्यूशन इवेंचुअली खत्म हो जाएगा। सो ये जो आपकी ये वाली जो एज जो है, जो कि अभी रिक्वेस्ट एज है, ये असाइनमेंट एज बन जाएगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. असाइनमेंट Yes, एज ma'am. बन जाएगी तो P3 का भी एग्जीक्यूशन हो जाएगा। Yes, ma'am. और इसी Yes, तरह ma'am. से P1 को देखो, P1 के केस के अंदर ये आपकी रिक्वेस्ट एज थी, ये आपकी असाइनमेंट एज थी, और जब P3 का एग्जीक्यूशन हो जाएगा तो आपका ये वाला जो R4 वाला रिसोर्स है ये भी फ्री हो जाएगा, और R4 वाला रिसोर्स फ्री जब हो जाएगा तो आपकी ये रिक्वेस्ट एज जो है ये असाइनमेंट एज बन जाएगी। Yes, ma'am. ठीक है, और जब हमारा P2 का एग्जीक्यूशन हो जाएगा तो ये वाली रिक्वेस्ट एज जो है ये भी आपकी खत्म हो जाएगी, और ये वाली रिक्वेस्ट एज जो है वो असाइनमेंट एज बन जाएगी। Yes, ठीक ma'am. है? क्वेश्चन में कई बार Yes, ऐसे भी ma'am. लिखा होता है, स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस। ऑर्डर बताओ कि किस ऑर्डर में आपकी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो क्या मुझे ऑर्डर बता सकते हो प्रोसेसेस का? Ma'am, P4, P2, Ma'am, P4, P2. अच्छा, P4 और P2 में भी कोई बच्चा P4 भी पहले लिख सकता है, कोई बच्चा P2 भी पहले लिख सकता है। मेरे हिसाब से P2 भी पहले चल सकता है, Yes, P4 ma'am. भी पहले चल सकता है। Yes. तो अगर एक से ज्यादा सीक्वेंस एग्जिस्ट करता हो तो दोनों तीनों सीक्वेंस लिख सकते हो। समझ आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, एक काम करो, सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी में सीक्वेंस नोट करो और उसके बाद देखते हैं कितने सीक्वेंसेस निकल के आ रहे हैं। मैं अटेंडेंस ले लूं उतनी देर, या आपको ये क्लिक चाहिए? अपने फोन में क्लिक ले लो। वंस यू हैव टेकन द क्लिक मुझे बताना, मैं अटेंडेंस ले लूंगी इन द मीन टाइम। ma'am. टेकन, मैं वो ले रही हूँ बेटा, ग्रुप पे डाल दो जिस बच्चे ने भी ले ली ये क्लिक। आकृति, Present, ma'am. हाना, ऐश्वर्या, Present, ma'am. अनम, Present, ma'am. अनन्या, Present, ma'am. अंजलि, Present, ma'am. अंजलि पवार, Present, ma'am. अंशिका, अस्मी, आस्था, Present, ma'am. आयुषी, Present, ma'am. पानी, भावना, चतुर्वेदी, Present, ma'am. दीक्षा, Present, ma'am. अंशी, हरमीत, Present, ma'am. हिमानी, Present, ma'am. जानवी, Present, ma'am. रूही, Present, ma'am. खुशी,